छोटे छोटे सपने देखते रहो, अपने आप को चैलेंज करते रहो। जब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हो आपको अगला सपना नजर आएगा। लाइफ को बेहतरीन बनाने का सबसे बड़ा रूल है कि कोई रूल नहीं होना चाहिए। अच्छा। कोई भी ट्रेडिशनल रूल से हम फॉलो करते जाएं, हाँ। बहुत जरूरी है। रुकें, सवाल पूछें, क्वेश्चन करें, एक्सपेरिमेंट करें, एक्सप्लोर करें। कभी भी शॉर्टकट नहीं है किसी भी एस्पिरेशन का। अल्टीमेटली आपको कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी। अगर सूरज की तरह आपको चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं एसटी टॉक्स। ये सीरीज का पहला एपिसोड है जिसमें हमने बुलाया है मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर, परफॉर्मेंस कोच टर्न राइटर हिमीश मदान को। वेलकम हिमीश। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। आई एम श्योर बहुत मजा आने वाला है आज। बिल्कुल बिल्कुल हिमीश, श्योर। हिमीश, आपकी जर्नी है ना, जो मैंने आपके बारे में रिसर्च किया कि जीरो से हीरो रही है, बॉटम से टॉप पहुंचे हैं आप। तो क्या इंस्पिरेशंस रही और थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, चूंकि आप पहली बार स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि कहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी और ₹1 का जलजीरा जो था वो बेचकर आपने, मतलब इमेजिन नहीं करते हैं हम आजकल के जमाने में, लेकिन आपने वो लाइफ जी है। तो कैसे वो जर्नी शुरू हुई आपकी? आई थिंक वही टफ टाइम, वही मेन मेरा रीजन रहा ये सब जो मैं कर रहा हूँ उसके पीछे। क्योंकि बचपन में जो बहुत टफ टाइम देखा था, सो एक हमारा अच्छा फैमिली बिजनेस था और 1999 में सडनली बिजनेस एकदम डाउनफॉल हुआ, बहुत बड़ा डेब्ट हमारे ऊपर आ गया और कह सकते हो सुसाइडल कंडीशंस थी। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग सुसाइड कर जाते हैं, हमने कॉमन देखा था इस चीज को। लेकिन उस वक्त फादर ने, क्योंकि वो बुक्स पढ़ते थे, उनके हमेशा इंटरेस्ट रहा था सेल्फ हेल्प में, उस वक्त तो सारी ट्रेनिंग उनके काम आई। उन्होंने हमें समझाया, हमें बताया कैसे हमें इससे डील करना है, छोटे छोटे काम भी करने पड़ेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा, हम कई साल लगा के वापस खुद को बिल्ड करेंगे। और वही किया, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अल्टीमेटली फैमिली ने बाउंस बैक किया। और जब चीजें ठीक हुई, जब मैंने, मेरे ब्रदर ने, पेरेंट्स ने, सबने मिलकर मेहनत करके बहुत कुछ क्रिएट किया, तो हमें ये रियलाइज हो रहा था कि माइंडसेट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। कि सब कुछ चला गया, माइनस में चले गए, फिर भी बिकॉज माइंड स्ट्रांग रखा तो हम वापस बिल्ड कर पाए और बेटर बिल्ड कर पाए। अच्छा, आपको कभी ऐसा नहीं लगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हम यहाँ होते हैं और अचानक से हमारा डाउनफॉल होता है, तो जैसा कि मैंने बताया अपने व्यूअर्स को कि आप जलजीरा बेचते थे, आपने कुछ दिन शायद पिज्जा बॉय के तौर पे भी काम किया, डिलीवरी बॉय के तौर पे, तो आपको वो एक अंदर से वो झिझक नहीं लगती थी कि यार मैं तो एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ और अब मैं ये काम कर रहा हूँ? देखो, आई थिंक मजबूरी बहुत बड़ा टीचर होती है और आपकी सारी कंफर्ट जोन वो तोड़ देती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ खुद ही तोड़ लो इंस्टेड के हालात आपकी कंफर्ट जोन तोड़े। लेकिन जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती तो झिझक सवाल नहीं होता। जब पेट खाली होता है तो आपको करना है। अब मुझे अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करनी थी, 2 ऑप्शन थी, या स्कूलिंग छोड़ दूं या जो मैं कर सकता हूँ वो करूं ताकि एटलीस्ट मैं अपनी 12th तक क्लियर कर पाऊं। तो इसलिए आई थिंक आई वुड स्टिल से कि बहुत पॉजिटिव चीज है। मैं बहुत थैंकफुल उन प्रॉब्लम्स को। वो नहीं होती तो शायद मैं अपने फादर के बिजनेस को संभालता हुआ, लेकिन किस तरीके से संभालता, एक इमेच्योर लड़का होता जिसको एक पैसे का रोप होता, तो शायद बनी बनाई हर चीज मिल जाती, लेकिन वो सब खोया, इसीलिए बहुत कुछ पाया। बिल्कुल बिल्कुल। हिमीश, एक क्वेश्चन, जब मैं आपकी जर्नी के बारे में पढ़ रही थी, आपसे अभी हमारी ऑफ द कैमरा बात भी हो रही थी, तो एक सवाल मेरे जो एकदम जहन में आया वो था कि जब आप जलजीरा बेच रहे हो, जब आप ऐसे काम कर रहे हो, पिज्जा बॉय, डिलीवरी बॉय हो आप, तब कई बार क्या होता है ना कि आप अपने कामों में ही इतना बिजी होते हो या आप वहां होते हो जहां से यहाँ सोचना मुश्किल सा लगता है। तो कैसे खुद को इंस्पायर करते हैं ऐसे लोग? क्योंकि मुझे लगता है आज इंडिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से खुद को यहाँ तक पहुंचाया है। तो कैसे सपने देखते हैं, वो माइंड की सिचुएशन कैसी होती है? 2 चीजें इसमें। एक कि टफ टाइम आपको ये सिखा देता है कि गिरने का डर नहीं है। जब गिरने का डर नहीं होता ना तो आप थोड़ा ज्यादा खुल के सोच पाते हो, आप बड़ी डिफरेंट चीजें सोच पाते हो कि क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे ना, हम तो माइनस से आए हैं, जीरो पे आने में क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आज मैं ₹1 का जलजीरा बेच रहा हूँ तो मैं सोचूं कि अब तो मैं सीधा कोई 10 करोड़ अचीव कर लूंगा 2 साल में। ये रियलिस्टिक नहीं होगा। अच्छा। ये शायद लगेगा कि एक बड़ी बात कर रहा हूँ, किसी चीज को पढ़ के एकदम से इंस्पायर्ड हूँ, लेकिन नेक्स्ट बड़ा गोल सोचूंगा ना, जो मुझे चैलेंज करे, जो थोड़ा नहीं, मेरी औकात से बाहर हो, लेकिन ओवर रियलिस्टिक भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। सो छोटे छोटे सपने देखते रहो, अपने आप को चैलेंज करते रहो। जब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हो आपको अगला सपना नजर आएगा। जब आप उसके नेक्स्ट पहुंचते हो, जब अमृतसर से हम दिल्ली आए थे तो बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए कि लोग यहाँ पे ₹1 लाख महीना कमाते हैं।
क्योंकि उस टाइम पे टॉक अबाउट 2005-6 अमृतसर में इस तरह के पैकेजेस नहीं थे। तो जब यहाँ आया मैंने देखा ये भी पॉसिबिलिटी होती है, तो वो पॉसिबिलिटी का बिलीफ बनाया, वहां तक पहुंचाया। जब 1 लाख पे पहुंचते हो तो आपको लगता हो लोग तो 5 लाख भी कमाते हैं, फिर वो सपना देखो एंड करते करते आप चीजों को अचीव कर लोगे। लेकिन हमेशा ये चुल रहनी चाहिए कि नेक्स्ट बड़ा सपना क्या हो सकता है। अच्छा, हम इंडियंस हैं जो उनकी माइंडसेट कभी क्या हमेशा ऐसी ही रहती है कि शिक्षा, एजुकेशन जो है वो मस्ट है। आपकी अगर जर्नी देखें तो 12th के बाद आप ड्रॉप आउट थे, आप काम करने गए वहां पर, आपकी क्योंकि फैमिली की सिचुएशन ऐसी थी, आप कभी कॉलेज नहीं गए, हालांकि बाद में आपने डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज कर लिए थे, बट स्टिल वो। और अब आपका अगर प्रोफाइल देखें तो आप परफॉर्मेंस कोच हैं, आप राइटर भी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो वो रैशनल माइंड कैसे डेवलप हुआ जब आप गए ही नहीं कॉलेज? देखो, फर्क है एजुकेटेड होने में और लिटरेट होने में। बहुत लोग लिटरेट होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते। उसको मैं इल एजुकेटेड कहती हूँ। आपने ठप्पा ले लिया, लेकिन आप रियल ग्राउंड पे कुछ समझे नहीं, अभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो बहुत सारी चीजों में, आप सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो शायद आपके पास डिग्री है बट एजुकेशन नहीं है। क्योंकि हमारी यहाँ पे बहुत सारी जगह पे, बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्वालिटी ऐसी है कि सिर्फ लिटरेट बन रहे हैं, एजुकेटेड नहीं बन रहे। एजुकेटेड बनने के लिए जरूरी नहीं है आपके पास डिग्री हो, राइट? लिटरेट बनने के लिए जरूरी है। सेकेंडली, कुछ चीजें आप रियल ग्राउंड पे रियल लाइफ से सीखते हो, तो ज्यादा बड़ा एक्सपोजर होता है आपके लिए, वो आपको ज्यादा अच्छे से सिखाता है। मुझे लगता है मैं कॉलेज नहीं गया ना, शायद इसीलिए आज इंडिया के सारे IITs मुझे बुलाते हैं, IIMs मुझे बुलाते हैं, हर टॉप कंपनीज मेरी क्लाइंट्स हैं। सोचा था कभी आपने ऐसा? ऑफ कोर्स, वो स्टेप बाय स्टेप, जब आप एक चीज, जो मैंने बोला, एक चीज अचीव करी तो अगला सपना देखा, बस सपने देखने नहीं छोड़े। कॉलेज ना जाना मेरे सपनों के बीच में नहीं आया, उल्टा उसने मुझे और ट्रिगर किया कि अगर मैं कॉलेज नहीं गया ना तो 5 साल में मेरे दोस्त जब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तब तक मुझे इंश्योर करना है कि मैं मच मोर स्केल पे पहुंच चुका हूं। तो वो उसी आग को मैंने चैनलाइज कर दिया। उसको डिप्रेशन भी बना सकता था, शिट यार मेरे घर के हालात ऐसे है कि मैं कॉलेज नहीं जा पा रहा, बट उसी को चैनलाइज कर लिया, उसी को जिद बना लिया। हिमेश, आपने ना लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो अभी तक आपको क्या लगता है आपकी जर्नी में 3 सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स क्या हैं? सो इंसिडेंट्स आप पूछ रहे हो, क्या रहे हैं अनकंफर्टेबल? मतलब जो आपको लगा कि अभी तक की जर्नी में आपने रियलाइज किया कि ये लाइफ के सबसे अनकंफर्टेबल सच हैं जो मैंने भी महसूस किए और बाकी के जो लोग हैं वो भी कभी ना कभी लाइफ में आके महसूस करेंगे। राइट। एक चीज, जब टफ टाइम आया था तब हमने फील करा था कि जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी फैमिली एक अच्छी पोजीशन पे है, तो आपके इतने फ्रेंड्स हैं, उस टाइम पे आपका इतना बड़ा सर्कल है, हर रिलेटिव आपका अपना है, शहर का हर बंदा आपका अपना है, एवरीवन इज सलाम, राइट? लेकिन जब आपके ऊपर टफ टाइम आता है तब आपको रियल टेस्ट मिलता है कि कौन आपके अपने हैं। उस टाइम पे इंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। सामने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन इंटेंट था कि हम आपके साथ हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे रिलेटिव भी थे जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत अच्छी थी बट फोन तक नहीं उठा रहे थे। तो वो एक टेस्ट होता है टफ टाइम में कि कौन आपका अपना है और कौन नहीं है, इसलिए भी टफ टाइम जरूरी है। दूसरा, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तो आपको हेल्प, सपोर्ट चाहिए होती है, मेंटोर्स चाहिए होते हैं, लेकिन स्ट्रगलर्स को ही वो नहीं मिलते। जब आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हो तब आपको सब सलाह देना शुरू कर देते हैं, राइट? तो इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि क्योंकि जब मैं टफ टाइम में था या जब मैंने चैनल शुरू किया, मेरे को कोई हेल्प करने वाला नहीं था, लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया था सिखाने के नाम पे। इसलिए मुझे लगता है कि अब अगर मैंने कुछ सीखा है तो मैं उसको सिखाऊं लोगों को, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक मेंटोर का रोल। सो ये कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स है जो टाइम के साथ पता चला। और थर्ड, कभी भी शॉर्टकट नहीं है किसी भी एस्पिरेशन का। अल्टीमेटली आपको कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी। अगर सूरज की तरह आपको चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तुक्के लग सकते हैं, ओवरनाइट चीज हो सकती है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगी। सस्टेन वही करेगा, एब्सोल्युटली। बहुत सारी वीडियोस होती है ना, अचानक वायरल होती है, हमें लगता है यही छाया हुआ है, लेकिन वो कुछ दिन बाद भूल जाते हैं हम, क्योंकि वो ओवरनाइट है, वो एक्सीडेंट है। लेकिन जो कंसिस्टेंट रहता है, उसकी वायरलिटी, उसका फेम, उसकी फॉलोइंग, उसका बिजनेस कंसिस्टेंट होता है। अच्छा, अभी कुछ महीने पहले या आई थिंक 8-9 महीने ही हुए हैं, एक सोशल मीडिया पे गाना बहुत ट्रेंड कर रहा था, दे से वन डे यू लीव दिस वर्ल्ड बिहाइंड सो गेट अ लाइफ यू विल रिमेंबर। मुझे बड़ा पसंद आया था ये गाना। एक्चुअली वो जो लाइंस थी ना, इतनी डीप मीनिंग थी कि भैया आप चले जाओगे तो ऐसी जिंदगी जियो एटलीस्ट जो आप याद रख सको। राइट। तो आपकी जर्नी में हिमेश, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को खूबसूरत बना देती हैं और वो चीजें आपको डेफिनेटली करनी चाहिए? आप स्ट्रगल करो, आप नौकरी करो, आप जहां भी जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए डेफिनेटली करनी चाहिए। आई थिंक लाइफ को बेहतरीन बनाने का सबसे बड़ा रूल है कि कोई रूल नहीं होना चाहिए।
अच्छा, कोई भी ट्रेडिशनल रूल से हम फॉलो करते जाएं, हाँ, बहुत जरूरी है रुकें, सवाल पूछें, क्वेश्चन करें, एक्सपेरिमेंट करें, एक्सप्लोर करें। हाँ, जैसे जब मैं 12th मैंने करी हम्म, तो नॉर्मल था 2005 में कि आप उसके बाद ग्रेजुएशन करोगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, रूल तो यही कहता है, राइट। लेकिन अपनी सिचुएशन को समझते हुए उस रूल को तोड़ने का रिस्क लिया, जो मैं अपनी लाइफ का एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसीजन मानता हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैंने वो किया। नहीं तो शायद एक एजुकेशन लोन लेके मैं एक ट्रेडिशनल उस लोन को उतारने के चक्कर में कई साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब भी करता। तो वो रूल तोड़ा। 2012 में यूट्यूब स्टार्ट करना, ये उस टाइम की बात है जब इंटरनेट पेनिट्रेशन 8% थी, यूट्यूब पे 1% पॉपुलेशन थी, रेवेन्यू होता नहीं था, एक साल में 3000 सब्सक्राइबर आए थे। उस टाइम पे वो रूल तोड़ा कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसीलिए क्योंकि हिम्मत करी। तो ये रूल तो यही है कि रूल को चैलेंज करना चाहिए, विद द टाइम चीजें इवॉल्व होनी चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, हर चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। सो ये एक मेरे को लगता है कि इस चीज की वजह से मैंने बहुत सारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को जी पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने रूल्स को हमेशा तोड़ा। और मेरा एक रूल, अपना ही रूल तोड़ा था। मेरा रूल था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो जब भी मेरे पेरेंट्स कहते थे शादी की बात करते थे, तो मैंने ना लिस्ट याद करी हुई थी कि रतन टाटा ने नहीं करी, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं करी, हेनरी फोर्ड ने नहीं। मैंने 15-16 ऐसे सक्सेसफुल लोगों का नाम रटा हुआ था। कोई रिश्तेदार कहता था शादी कर ले, तो मैं कहता इन सब ने नहीं करी, मैंने भी नहीं करनी, मैंने अपना रास्ता चुना हुआ है, मुझे दुनिया को चेंज करना है। बट जब मैं अपनी वाइफ गुंजन को मिला तो मुझे नजर आया कि एक ऐसी पार्टनर है जिसके साथ आपकी जर्नी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रही और चैनलाइज हो रही है। इसके साथ ओपिनियंस मिल रही हैं। ये वो है जो मुझे और आइडिएशन में हेल्प कर रही है। सो वी आर टुगेदर, वी कैन डू बिगर थिंग्स। तो अपने ही रूल को तोड़ा, और आज मैं मानता हूँ कि जहां भी मैं हूँ उस रूल को तोड़ने की वजह से हूँ। अच्छा, लेकिन हिमेश, ऐसा क्यों मेंटालिटी बन जाती है? मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा, और ऐसा नहीं अभी के यंगस्टर्स जो ये जेन जी आ रहे हैं, हम मिलेनियल्स में भी ये सोच बहुत कॉमन थी कि यार मेरे को तो करनी ही नहीं है शादी, मैं तो सक्सेसफुल बनना है, बस यही मेरा मोटिव है, और शादी जो है वो डिस्ट्रैक्शन है। तो ये माइंडसेट क्यों? क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं कि बहुत लोगों के लिए शादी डिस्ट्रैक्टिव रही है। हम स्पेशली देखते हैं कि जब झगड़े हो रहे हैं हमें नजर आ रहा है, या पड़ोस में कोई लड़ रहा है नजर आ रहा है, और उस वक्त अगर तो वो छोटा मोटा झगड़ा है तो नॉर्मल है, घर में होगा। लेकिन जब हमें ये नजर आता है कि बंदा स्ट्रेस में है इस वजह से, या बंदी स्ट्रेस में है इस वजह से, कैसे वो अपने गोल्स को कोई पूरा नहीं कर पा रहा, फैमिली ऑब्लिगेशंस एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और 20-22 साल की उम्र में जब हम ये कहते हैं हमें शादी नहीं करनी, वो हमें बहुत बड़ी चीज नजर आ रही होती है कि किसी के साथ रहना। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ 15-20 दिन रहा था, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड बचपन से साथ, 15-20 दिन में ऐसा लग रहा था हम कितने अलग हैं, जो कभी नहीं फील हुआ। तो वो चीजें आप फील करते हो, तो एक फियर होना भी नेचुरल है और एडवांटेजेस होने भी नेचुरल है। तभी शायद इसको हम कोई श्योर शॉट फॉर्मूला नहीं कहते कि शादी हमेशा अच्छी होगी बुरी होगी, बनानी पड़ती है अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल हिमेश, आपकी वेबसाइट पे एक लाइन थी कि आप चाहते हैं कि जो सब लोग हैं, बाकी जो जितने लोग आपको सुन रहे हैं, वो सारे अपने पोटेंशियल को अनलीश करें। तो इस लाइन से क्या मतलब था? कैसे, क्या वाकई में लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, या एक पैमाना जरूर होता है कि ये बंदा मोटिवेट होगा, अगर इसमें स्किल है तभी ये आगे पहुंचेगा, या किसी को भी मोटिवेट करके आप ऐसे ऊपर पहुंचा सकते हैं? सो ये मैं लाइन क्यों बोलता हूँ बार बार, मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा वेस्ट जो है ना, वो है ह्यूमन पोटेंशियल। हम सबके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं सपनों का साइज छोटा होता जाता है। बचपन में सपने देख रहे होते हैं, लेकिन वो छोटा क्यों हो रहा है साइज? कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम, आसपास के लोगों ने, चाचा ने बोल दिया छोटे शहर का लड़का है तो बड़े सपने कैसे देख रहा है, हम मिडिल क्लास से हैं या सर्विस क्लास से हैं तो बिजनेस क्यों करने की सोच रहा है। तो ओवर द टाइम एनवायरनमेंट, कंडीशनिंग, मीडिया, बहुत सारी चीजें प्ले करती हैं ये रोल कि हम अपने सपनों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, अपने पोटेंशियल को टेस्ट करना बंद कर देते हैं। तो मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैंने अपने पोटेंशियल को हर रोज एक्सप्लोर किया है, और जितने भी लोगों की मैं बायोग्राफीज पढ़ता हूं उन्होंने एक ही चीज करी, अपने पोटेंशियल को बाहर निकाला है। ऐसा नहीं है किसी के पास सुपर पावर थी, अंदर है, बाहर निकाला है। जिस वजह से मुझे लगता है कि मैं लोगों के रिग्रेट्स को कम कर सकता हूँ, अफसोस को कम कर सकता हूँ, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है अगर मैं इतना ही काम कर दूं, उनके अंदर छुपे पोटेंशियल को बाहर निकाल दूं, बस उसके बाद वो खुद कर सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं ऐसा? सो देखो, बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जैसे मेरे को बचपन में लाइफ ने कुछ ऐसे टेस्टिंग टाइम दिखाए कि पोटेंशियल बाहर निकला, तो मैं समझा कि पोटेंशियल होता है, बाहर निकल सकता है। ये बिलीफ ही जब मैं पास करता हूँ, जब मैं अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में। फिर आप तरीके बता सकते हो। सी, ऐसा नहीं होगा अचानक आप कोई बड़ा रिस्क लोगे और आपका पोटेंशियल बाहर आएगा, कभी नहीं होगा। छोटे छोटे रिस्क से शुरू होता है। जैसे किसी को 5 स्टार जाने में डर है कि यार कभी 5 स्टार नहीं गया, कैसा लगेगा, और जाके मुझे कुछ करना भी नहीं है, रहना भी नहीं है, तो सिर्फ 5 स्टार में जाके वॉशरूम यूज कराओ। बहुत छोटा रिस्क है,
लेकिन आप समझो कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। आप बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो, सिर्फ सपना मत देखो, टेस्ट ड्राइव करने चले जाओ। बहुत अजीब लगेगा जब जेब में नैनो के पैसे होंगे और मर्सिडीज की टेस्ट ड्राइव कर रहे हो, लेकिन आप अलग लेवल पे चीजों को एक्सप्लोर करते हो। स्ट्रेंजर से बात करना बहुत मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन एक छोटी सी बात कर लो, आपका पोटेंशियल एक कदम और आगे बढ़ता है। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके ना आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाते हो। आपने अभी थोड़ी देर पहले ना हिमेश 2 क्वेश्चंस के जवाब में रिश्तेदारों का बड़ा नाम लिया, तो ये रिश्तेदार जो होते हैं ना, इनसे सभी परेशान होते हैं, फिर भी ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम हिस्सा माना जाता है, और माना नहीं जाता, वाकई में होते हैं। लेकिन कभी कभी इन रिश्तेदारों की वजह से कि ये क्या कहेंगे, चाचा क्या कहेंगे, ताऊ क्या कहेंगे, वो फूफा मुंह ना फुला ले, तो इनके चक्कर में ना हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता। और एक बच्चे के लिए ना, अगर उस सिचुएशन में आप देखें तो वो जैसा मिट्टी का घड़ा आप बना दोगे ना, वो जिंदगी भर वैसा ही रहेगा, टूट जाएगा, लेकिन उसका शेप नहीं बदलेगा। तो इन रिश्तेदारों को कैसे डील किया जाए? पहली चीज कि हम बहुत जल्दी स्टीरियोटाइप कर देते हैं, मैंने भी बोला, लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया कि कुछ रिश्तेदार बहुत अच्छे भी होते हैं। सो स्टीरियोटाइप नहीं है, क्योंकि हम भी किसी के रिश्तेदार हैं हम भी किसी के जीजा हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, मामी हो सकते हैं। सो ऐसा नहीं है एवरीवन इज बैड, राइट, बट एक इन्फ्लुएंस जोन क्रिएट होती है। अच्छा। वो अपनी सोच से चलते हैं, वो अपनी तरफ से गाइड कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं बच्चा रिस्क ना ले, बट उनको नहीं पता कि एक छोटे बच्चे को आप डिस्करेज कर रहे हो। टीचर, कई बार एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, क्लास हंस पड़ी, टीचर को भी हंसी आ गई, बहुत छोटी सी चीज है, टीचर की गलती भी नहीं है, बच्चों की गलती भी नहीं है, पर जिसने हाथ खड़ा किया था ना, उसको ये मैसेज चला गया कि जिंदगी में ना हल्का सा भी रिस्क लिया ना, लोग मजाक उड़ाते हैं। इतने छोटे से इंसिडेंट पे कितना बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि एक चाइल्ड माइंड है। और ये एज अ रिलेटिव, एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ एल्डर, हर किसी को समझना चाहिए कि हमारे लिए कोई मजाक हो सकता है। कोई बच्चा अटलाता है और हम उसका मजाक करते रहते हैं उसके साथ, बट उसका कॉन्फिडेंस कितना तोड़ रहे हैं, इंस्टेड कि उसको सपोर्ट करें। ये छोटी छोटी रियलाइजेशंस अवेयरनेस की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है रिश्तेदारों का इंटेंट ही यही है कि इसका तो मैंने जिंदगी बर्बाद करनी है। कुछ का हो सकता है, सबका नहीं होगा, लेकिन ये समझ नहीं है, ये ट्रेनिंग नहीं है कि बिलीफ कैसे बनता है, ये स्कूल्स में पढ़ाया नहीं गया कि माइंडसेट कैसे बनता है, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है। हार्डवेयर पे फोकस है, सॉफ्टवेयर पे फोकस ही नहीं है। तो ये एक रीजन बनता है, और इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, एक्सपोजर। आप किताबें पढ़ते हो, राइट, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, तो अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो हम राइट लोगों तक पहुंच जाते हैं जो शायद हमारे रिलेटिव्स नहीं है, हम राइट मेंटोर्स तक पहुंच जाते हैं। मैं अमृतसर में बैठा हूँ, लेकिन मैं दिल्ली के एक सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी पढ़ पा रहा हूँ थ्रू बुक्स, आज की डेट में वीडियोस। इसलिए ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है कि आपके आसपास एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन आप उस एनवायरनमेंट तक पहुंच जाओ, किताबों के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, और आपको वो जो सीखना है वो सिखा देंगे। जरूरी नहीं है कि आपको रिश्तेदारों से ही सीखना और अपने दोस्तों से ही सीखना है। यस, बट आपने वो वाला मेरा आंसर नहीं किया कि डील कैसे करें। रहना तो है रिश्तेदारों के बीच में, तो फिर कैसे? तो ये जो आप ट्रेनिंग लोगे ना, ये आपको इंसुलेशन देती है। अच्छा, इंसुलेशन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम सोसाइटी से डिस्कनेक्ट कर दें, हम बात ना करें, हम इन्वॉल्व भी ना हो, हम गाली देनी शुरू कर दें, नहीं। अगर हम अपने आप को इंसुलेट कर लें, चीजें आएंगी वापस बच जाएंगी, हमें टच ना करें, उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास सब लोग ना बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, रोज ग्रेटफुल होता हूँ, रोज मेडिटेट करता हूँ, तो मैं फिल्टर कर पाता हूँ कि ये बात मेरे काम की है, ये बात मेरे काम की नहीं है। सो अगर आप अपने आप को ग्राउंडेड करते हो, अपने फाउंडेशन पे काम करते हो, तो एक लेयर आप फील करते हो अपने आसपास कि ये नेगेटिव थिंकर है, इसके साथ ठीक है मैं बैठा हूं, लेकिन ज्यादा लंबा मेरी इसके साथ एसोसिएशन नहीं है, ये एम्बिशियस है, इसके साथ मुझे साथ चलना है। वो फिल्टर जरूरी है। हिमेश, इंडियन कल्चर में हम अक्सर देखते हैं कि लोग ग्रहों, नक्षत्र, तारों में बहुत यकीन करते हैं। मैं उनके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए, भाग्य के दरवाजे तभी खुलेंगे जब आप कर्म करोगे। कर्म के बिना भाग्य जीरो है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे पूरी जिंदगी कर्म करते रहते हैं, पूरी जिंदगी बेचारे लगकर काम करते हैं, लगकर पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो आउटपुट होता है ना, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेहनत करी होती है। तो यहाँ पर क्या उनके अप्रोच में कमी होती है, या वाकई में भाग्य कमजोर है इसीलिए उनके साथ ऐसा होता है? सो भाग्य वाली चीज में ना मैंने बहुत बार देखा है कि लोग भाग्य को एज अ टूल यूज करते हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई कंप्लीटली उस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करे। तो जनरली ये एक्सक्यूज बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फेल हो गया तो मेरी किस्मत खराब है, राइट? अगर मैंने कुछ पा लिया, तब हम नहीं कहते कि मेरे ऊपर क्रेडिट नहीं है, मेरे तो स्टार्स अच्छे हैं। सड़क पे अगर मैं चल रहा हूँ, एक गड्ढा है, मेरी गाड़ी उसमें गई, मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो उठते ही मैं गाली दूंगा सरकार को, उठते ही गाली दूंगा एमपी को, एमएलए को, सड़क को, या किसी ने हिट कर दिया उसको। तब नहीं मैं कहूंगा मेरी किस्मत होगी, मेरा भाग्य होगा, दैट्स ओके, राइट? हम वोट क्यों डालते हैं? हम किस्मत से चल रहे हैं ना,
पर्ची डाल लें, हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री राजपाल यादव जी हैं, ठीक है, वी वोंट डू दैट। हम जहां कहीं पे हम उसको यूज करें, नहीं, इंटेलिजेंस इज एवरीथिंग, एक्शन इज एवरीथिंग, हमें कर्म करना है, हमें क्वेश्चन करना है। और कहीं हम कह रहे हैं किस्मत, तो बहुत बार ये एक्सक्यूज है अच्छा कि हम फेल हो गए, मेरी किस्मत ही खराब थी। दूसरा बंदा फेल हो गया तो उसकी गलती थी, दूसरा सक्सेसफुल हो गया उसकी किस्मत अच्छी है, मैं सक्सेसफुल हो गया मेरी मेहनत अच्छी है। देख रहे हो, इट इज एक्सक्यूज। तो यहाँ तो किस्मत हमेशा बोलो, हर वक्त बोलो। कुछ भी हो, आपको आके कोई अरेस्ट कर ले, तुम्हें उम्र कैद है, तुमने मर्डर किया है, तुमने नहीं किया, तब भी बोलो मेरी किस्मत है, मैं उम्र कैद बिता लूंगा। नहीं करोगे ना, फाइट करोगे, यार मैं नहीं हूं वो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। सो किस्मत इज एन एक्सक्यूज फॉर मेनी। बहुत लोग इसको एक्सक्यूज बनाते हैं। मुझे लगता है, जो बिलीफ मेरा है, कि सबसे बड़ा टीचर ना एक्शन है, रिजल्ट्स नहीं। एक्शन कर रहे हैं ना, आउटकम से बड़ा टीचर एक्शन है। लाइफ प्रोसेस है, जर्नी है। अगर मेरे एक्शन हो रहे हैं, मुझे वो कुछ सिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से रिजल्ट नहीं है, डजंट मीन रिजल्ट नहीं है। मैंने कुछ पाया है उससे, मैंने कुछ सीखा। मैंने स्टार्टअप किया था, 1.5 साल बहुत अच्छा कमाया, और फिर मेरा स्टार्टअप फेल हो गया, मैं लूज कर गया। अब मैं कहूं कि मेरी किस्मत खराब थी, नहीं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। आई एम ऑलवेज थैंकफुल, क्योंकि वहां से जो सीखा वो मेरे यूट्यूब जर्नी में काम आया। अगर हमारी कंडीशंस बहुत बुरी हुई थी तो मैं इसको नेगेटिव क्यों मान रहा हूं? वो पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है कि मेरी परसेप्शन है कि वो नेगेटिव है। सो इफ थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू मी डजंट मीन दे आर नॉट राइट। कहीं ना कहीं हमें सबक देके जाएंगे। यस। आखिर में बस हिमेश, मैं चाहती हूँ कि 1 मिनट में आप अगर हमारे यूजर को कोई बात कहना चाहते हो जो इस इंटरव्यू में मिस हो गई हो, तो प्लीज गो अहेड। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जो मुझे लगता है स्पेशली यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री इज अ यूथ कंट्री, है द यंगेस्ट कंट्री। तो या तो आप यूथ में फॉल करते हो या यूथ से कनेक्टेड हो। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज गलत नहीं है। हम बहुत बार ऐसे रेशनल कर देते हैं कि फोन पे लगना गलत है, सोशल मीडिया गलत है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना गलत है, डिस्ट्रैक्टेड होना गलत है। कुछ भी गलत नहीं है। ये सवाल पूछना जरूरी है कि क्या मैं टेम्पररी चीजों पे अपना परमानेंट टाइम दे रहा हूं और परमानेंट चीजों पे टेम्पररी टाइम दे रहा हूं? तो कॉन्फ्लिक्ट है। अगर टेम्पररी चीजों को टेम्पररी टाइम मिल रहा है, मेरे दिन का इतना टाइम एंटरटेनमेंट के लिए है, विच इज टेम्पररी, मेरा दिन का इतना टाइम इस डिस्ट्रैक्शन के लिए, दैट्स ओके, यू कैन हैव अ सेपरेट डिस्ट्रैक्शन टाइम। या आधा घंटा मुझे डिस्ट्रैक्टेड रहना है, बट वो टेम्पररी टाइम है। और परमानेंट चीजें आपकी फाउंडेशन है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके गोल्स है, आपकी पोटेंशियल है, उन पे आपका मेजर टाइम जाना चाहिए। सो ये बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। हार्ड एंड फास्ट रूल बनाना लाइफ में जरूरी नहीं है। थैंक यू सो मच हिमेश। माय प्लेजर, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नई बातें जानने को मिली। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे, तो इसलिए ज्यादा मजा आया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू हिमेश। प्लेजर। तो आज के एसटी टॉक्स में हमारे साथ है हिमेश मदान, मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ ही परफॉर्मेंस कोच टर्न राइटर भी हैं। तो आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, प्लीज आप मुझे वो नोट डाउन करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप हिमेश से कोई और भी सवाल जो आपके मन में उठे हैं वो करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।